तो द सुप्रीम एल्केमी मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग ब्रेक थ्रू करके मार्शल आर्ट रेलम के 6 लेवल पर आ गया था। जिस बात को बताने के लिए फैंग जब टिया की ओर मुड़ता है तो वह ये देखकर हैरान हो गया था कि टिया अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ढंग से बैलेंस नहीं कर पा रही है, जिस मैटर में फैंग उसकी बहुत ज्यादा मदद करता है, जिससे टिया भी लास्ट में ब्रेक थ्रू कर लेती है। जिसके लास्ट सीन में हमने फैंग को लिन और चैंग से फाइट करता देखा था। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लिन और चैंग को देखते हैं, जो दोनों ही फैंग से फाइट करने के बाद समझ गए थे कि वह दोनों ही फैंग से अभी बहुत ज्यादा कमजोर हैं। इसलिए लिन कहता है चैंग, बस हमें यहाँ से किसी तरह से भागकर आज यहाँ पर सरवाइव करना पड़ेगा, वरना ये फैंग तो हमें आज ही मार देगा। और सोचो जरा, अगर आज हम लोग यहाँ से बच जाते हैं तो हम फैंग से कभी भी बदला ले पाएंगे। जो बात चैंग को करंट सिचुएशन को देखकर सही लगती है, इसलिए वह लिन के साथ यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। बस ज्यादा दूर तक जा नहीं पाता क्योंकि फैंग काफी फास्टली जो उनके सामने आ गया था। जो बोलता है, मैं जानता हूँ तुम लोग यहाँ से भागने की प्लान बना रहे हो, पर इसके लिए अभी बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। जो बोलकर फैंग किसी अटैक को बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसको ऐसा करता देख लिन और चैंग दोनों ही एक साथ अलग अलग डायरेक्शन में भाग खड़े होते हैं। लेकिन उनकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब थी क्योंकि फैंग यहाँ पर आइस स्पीयर को बना रहा था, जिनके बनते ही फैंग उनको चैंग और लिन की ओर लॉन्च कर देता है, जिससे वह दोनों ही हिट होकर इंजर्ड हो जाते हैं। पर इसके आगे फैंग कुछ कर पाता उतने में हम वहाँ पर एल्डर सॉन्ग के साथ कुछ डिसाइपल को आता देखते हैं, जो चैंग और लिन की इस हालत को देखकर फैंग पर गुस्सा होने लगते हैं। बोलते हैं, फैंग तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने साथी डिसाइपल के साथ इतना बुरा व्यवहार करो, आखिर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि तुम अपने साथी डिसाइपल को इतनी बुरी तरह से मारो? क्या तुम्हें नहीं पता कि इसके लिए तुम्हें सजा भी मिल सकती है? जिस पर फैंग बोलता है, साथी डिसाइपल? भला ये मेरे साथी डिसाइपल कैसे हो सकते हैं? इन लोगों ने तो मुझे कई बार बुली करने की कोशिश की, कई बार मुझे परेशान करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इन्हें बार बार जाने दिया। लेकिन बस इस बार मैंने ठान लिया था कि अगर उन्होंने इस बार भी मुझे परेशान किया तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, और उसका रिजल्ट तो आप अपने सामने देख ही सकते हो। पर एक आप हो कि आप मुझे ही डांट रहे हो कि मैंने इन दोनों को इतनी बुरी तरह से क्यों मारा। जिसकी ये बात सुनकर एल्डर सॉन्ग फैंग को बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये दोनों ही तुम्हारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम उन्हें जान से ही मार दोगे। लगता है तुम्हें लनहाउ मेंशन के रूल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, इसीलिए तो तुम हमेशा रूल को तोड़ते रहते हो। पर इस बार मैं तुम्हें फैंग इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। इस बार तो मैं तुम्हें क्रिमिनल कोर्ट हॉल ले जाऊंगा, जहां मौजूद सभी एल्डर तुम्हारे कारनामों को सुनकर तुम्हें सजा सुनाएंगे। जिनको इतना गुस्सा करता देख वहां एल्डर शेन आते हैं, जो एल्डर सॉन्ग को बोलते हैं कि क्या हुआ, आप यहाँ पर इतने गुस्से में क्यों हैं? जिसे सुन एल्डर सॉन्ग एल्डर शेन को कहते हैं कि ये फैंग तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, देखिए इसने अपने फेलो डिसाइपल के साथ ही ऐसा किया। पर एल्डर सेन उन्हें शांत कराते हुए यह बोलते हैं कि अगर फैंग ने उनको बुरी तरह से मारा है तो इसका जरूरी कोई रीजन होगा। लेकिन इतने में फैंग भी बोल पड़ता है, बोलता है कि मैं जानता हूँ एल्डर सॉन्ग, आप लोग यहाँ पर चैन और लिन की बहुत ज्यादा मदद करते हैं, तो सोचिए अगर आज मैं चैन और लिन की जगह वहाँ इंजर्ड होकर गिरा रहता और इसमें सबसे बड़ी गलती चैन और लिन की होती, तो क्या अभी भी आप यहाँ पर आकर उनको पनिश करते? वह तो अभी बस चैन और लिन इंजर्ड है, इसलिए आप यहाँ पर आकर मुझ पर इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, वरना मैं होता तो आप मेरे लिए ऐसा कभी भी नहीं करते। जिसकी ये बातों को सुनकर एल्डर सॉन्ग और फैंग पर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगे थे। पर एल्डर शेन उन्हें समझाते हैं कि अगर फैंग ने आज गलती भी की है तो इस मैटर को हम पैलेस मास्टर के पास लेकर जाएंगे, वही हमारी बातों को सुनकर फैंग को सजा सुनाएंगे। जो बात जैसी एल्डर शेन ने बोली थी कि इतने में हम वहाँ पर टिया को आता हुआ देखते हैं, जो बोलने लगती है कि फैंग की यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है, इस फाइट को सबसे पहले लिन और चैंग ने स्टार्ट किया था, मैं इस बात की गवाह दे सकती हूँ। और आप एल्डर सॉन्ग फैंग को ब्लेम करना बंद कर दीजिए, इस फाइट में गलती थी तो सिर्फ लिन और चैंग की, उनको पनिश करना है तो आप कीजिए। तो एल्डर सॉन्ग जब टिया की इन बातों को सुन लेते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि यहाँ पर फैंग निर्दोष है, पर यहाँ पर वह फैंग को कोई और चांस नहीं देते हुए अभी भी यही बोलते हैं कि मैं फैंग को तभी भी क्रिमिनल कोर्ट के पास लेकर ही जाऊंगा, ताकि उसे वहाँ पर सजा मिल सके कि वह आगे कोई भी रूल को इतनी आसानी से ना तोड़े। इसलिए वो आखिरी में एल्डर सेन की बातों को मानते हुए बोलते हैं कि ठीक है, मैं इस मैटर को पैलेस मास्टर के पास लेकर जाऊंगा और उनको मैं यहाँ पर जो भी हुआ है वह सभी बातें बताऊंगा, जिन बातों को सुनने के बाद वह जो भी सजा फैंग को सुनाएंगे वह फैंग को माननी पड़ेगी। और तुम फैंग यह मत सोचना कि अगर टिया ने तुम्हारे हक में बोल दिया है तो तुम इतनी आसानी से बच जाओगे।
मैं पैलेस मास्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दें। जो बोलकर एल्डर सॉन्ग अपने साथ ही मौजूद डिसाइपल को इंजर्ड लिन और चैंग को वापस रिकवरी के लिए ले आने को कहते हैं, जिनका ऑर्डर मिलते ही वह डिसाइपल इंजर्ड लिन और चैंग के पास जाकर उनको सेक्ट में ले जाना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद हम एल्डर शेन को देखते हैं जो फैंग को कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन तब भी इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी क्योंकि तुमने यहाँ पर अपने फेलो डिसाइपल को जो इंजर्ड किया है। और रही बात पैलेस मास्टर की, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करके तुम्हें कम से कम सजा दिलाने की कोशिश करूंगा। तो फैंग बोलता है ठीक है एल्डर, मैं इस मैटर को आप पर छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं तो चला कल्टीवेट करने। फिर हम टिया को देखते हैं जो जब देखती है कि एल्डर शेन यहाँ से चले गए हैं तो वह फैंग को कहती है कि तुम्हें यहाँ पर जो भी इस मैटर के लिए सजा मिलेगी उसमें मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी क्योंकि मैं भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हूँ। जिस पर फैंग उसे बोलता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम्हें जरूरत है तो अपने कल्टीवेशन पर ध्यान देने की। तो यह लो स्पिरिचुअल फिश जिसे मैंने बहुत मुश्किलों से पकड़ा है, जिसे अगर तुम रिफाइन करके अपने कल्टीवेशन में यूज करो तो यह तुम्हारे ब्रेक थ्रू करने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होंगे। तो लो इस फिश को और मार्शल आर्ट रेलम पर ब्रेक थ्रू करो क्योंकि मैं तो चला अब स्पिरिचुअल फिश को पकड़ने क्योंकि मेरे पास बस यही एक स्पिरिचुअल फिश थी। जो बोलकर फैंग अपने बगल में बने हुए वोर्टेक्स के अंदर चला जाता है ताकि वो अंडरग्राउंड वाटर से होते हुए काफी इजीली स्पिरिचुअल फिश को पकड़ सके। लेकिन टिया तो बस यहाँ पर फैंग के गिफ्ट को देखकर ब्लश ही करते जा रही थी। जिसके बाद हमारा सीन लनहाउ मेंशन के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जीनियस पर शिफ्ट होता है जो लोग एक साथ एक स्पिरिचुअल फिश को पकड़ने के लिए वहां पर एक फॉर्मेशन बना रहे थे। जो फॉर्मेशन जब वहां पर कंप्लीट हो जाता है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि उन्होंने एक स्पिरिचुअल फिश को पकड़ा रहता है। पर भले ही उन लोगों ने ये फॉर्मेशन बना लिया रहता है, लेकिन जब सांगवान अपनी पावर का यूज करके इस फिश को पकड़ने की कोशिश करता है तो ये फिश काफी स्मार्ट होने के कारण उसके सभी अटैक को डॉज करते हुए यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। और इतने में वहां पर फैंग भी आ जाता है जो इस फिश को देखकर बोलने लगता है कि यह फिश तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, जिसने लनहाउ मेंशन के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जीनियस डिसाइपल को इस तरह से फंसा रखा है। वाकई में मानना पड़ेगा इसे। तो जिसको ये बोलता देख किन्सी गुस्से में बोलती है चुप हो जाओ, तुम्हें किसने कहा कि हम यहाँ पर स्पिरिचुअल फिश को नहीं पकड़ पाएंगे, इसे देखो हम कुछ समय के अंदर ही कैसे पकड़ते हैं। तो फैंग बोलता है ठीक है गुड लक। जो बोलकर फैंग वापस से अंडर वाटर चला जाता है। जहाँ जब फैंग इस रिवर की थोड़ी गहराई में ही पहुंचा था तो उसे यहाँ पर कुछ खास स्पिरिचुअल फिश नजर नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए इस रिवर की और गहराई में जाने का डिसाइड करता है। जहाँ जब फैंग थोड़ी देर बाद पहुंचता है तो वह वहां पर एक बड़े से फॉर्मेशन को नोटिस करता है जो कि यहाँ पर लनहाउ मेंशन के तीनों जीनियस डिसाइपल ने बनाया था। जिस फॉर्मेशन की यह बेल्टी थी कि इस फॉर्मेशन के एरिया में जो भी स्पिरिचुअल फिश आ जाती वह यहाँ से कभी स्केप नहीं कर पाता। तो फैंग जब उस फॉर्मेशन को देखता है तो वह बोलता है अच्छा, इस फॉर्मेशन की हेल्प से वह तीनों स्पिरिचुअल फिश को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तो मैं भी बताता हूँ। जो बोलकर फैंग लिंगर को कहता है कि तुम अपनी कुछ पावर को मुझे दो, जिसके इन बातों को फॉलो करते हुए लिंगर अपनी कुछ पावर को फैंग के साथ शेयर करती है। जिस पावर को तो मिलने के बाद फैंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो अपनी बॉडी में अचानक से बहुत ही ज्यादा एनर्जी को जो फील कर पा रहा था, जो अब तुरंत ही अपने आइस एंड फायर एट्रीब्यूट पावर का यूज करके उस फॉर्मेशन पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिसके लगते ही वो फॉर्मेशन तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर हम किन्सी, सांगवान और जिटियान सेक्ट के यंग मास्टर को देखते हैं जो जब देखते हैं कि उनका फॉर्मेशन अचानक से डिस्ट्रॉय हो गया है तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ, और साथ में तो उन्हें गुस्सा तो आ ही रहा था क्योंकि वह काफी हद तक उस स्पिरिचुअल फिश को पकड़ने में जो कामयाब हो गए थे। जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो जब इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है तो वह अपनी नजर यहाँ की स्पिरिचुअल फिश पर दौड़ाता है जो कि इस गहराई वाले एरिया में बहुत ही ज्यादा थे। इसलिए फैंग उस स्पिरिचुअल फिश में से एक को पकड़ने के लिए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर एक स्पिरिचुअल फिश की ओर अपना स्लैश अटैक करता है। लेकिन ये स्पिरिचुअल फिश भी बहुत ज्यादा स्मार्ट थी जो अपनी किसी टेक्निक का यूज करके फैंग के इस अटैक को डॉज कर लेती है, जो करने के बाद ये स्पिरिचुअल फिश यहाँ पर ना रुकते हुए काफी तेजी से यहाँ से भागने की कोशिश करती है। पर इस फिश की किस्मत काफी ज्यादा खराब थी क्योंकि यहाँ पर उसे पकड़ने जो फैंग आया था, जो जब देखता है कि यह फिश उसके चंगुल से निकलने की कोशिश कर रही है तो वह अपनी किसी टेक्निक का यूज करके इस फिश को वहां पर फ्रीज कर देता है। जिसके ठीक बाद फैंग अपने स्पिरिचुअल फर्नेस को समन करके उस फिश को इसके अंदर डालकर उसे रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है ताकि वह इसके हेल्प से कुछ एलेक्सिर को रिफाइन कर सके, जिन एलेक्सिर को फैंग अपनी ब्लू स्पिरिचुअल फ्लेम की हेल्प से कुछ समय के अंदर फाइनली रिफाइन कर ही लेता है। जिस एलेक्सिर को फैंग पूरी तरह से बनाने के बाद अपने पास रखते हुए बोलता है कि एलेक्सिर मेरे कल्टीवेशन में बहुत ही ज्यादा मददगार होंगे।
पर एक मिनट, यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल फिश है, तो अगर मैं इन्हें पकड़ के रिफाइन करके इन एलिक्सिर के रूप में बना लूं तो ये साल भर तो मेरे कल्टीवेशन में मदद करेंगे ही। जो बात को सोचने के बाद फैंगलिंगर को बुलाता है, जिसे वह कहता है कि मैं इन फिश को पकड़ने जा रहा हूँ, तब तक तुम ध्यान रखना कि इस जगह पर कोई और ना आए। और हाँ, साथ में तुम यह भी ध्यान रखना कि तुम्हें खुद कोई देख ना पाए, क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ पर किसी और ने देख लिया तो वह तुम्हें जरूर ही पकड़ने की कोशिश करेगा। तो लिंगर बोलती है ठीक है मास्टर, मैं आपकी बातों को ध्यान रखूंगी। जो बोलकर लिंगर वहां से चली जाती है, जिसके यहाँ से जाने के बाद फैंग बस उसी टाइम का इंतजार करता है कि कब ये स्पिरिचुअल फिश काफी ज्यादा क्लोज आए, ताकि वह सिचुएशन का फायदा उठाते हुए ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल फिश को एक समय के अंदर पकड़ सके। जो मूवमेंट जैसी थोड़ी देर के अंदर आता है तो फैंग तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल नेट को बाहर निकाल कर उन फिश की ओर छोड़ देता है, जिसके दिखाती एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।